लो बच्चों, पीवाईक्यू की कड़ी में एक बार फिर से अपन आगे बढ़ते हैं। और आज के वीडियो में अपन लाए बेटा यूनिट 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यूनिट 4 जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है बेटा। तो देखो 2012 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है वो है कि रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग दोगुनी वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो ये कह रहा है कि इसको नामांकित वितरण वक्र द्वारा समझाइए। ठीक है बेटा। तो जो वक्र दिया गया है, ग्राफ जो दी गई है वो ये होती है बेटा। देखो किस किसके मध्य है, देखो ये ग्राफ है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। और अभिकारक अणुओं का अंश, अभिकारक अणुओं का अंश, इसके मध्य ये ग्राफ दी गई है। तो ग्राफ क्या कहती है बेटा, ध्यान से समझोगे आप इसको। सबसे पहले ये अपन मान लेते हैं कि जो ताप है वो कितना है, टी डिग्री सेल्सियस है। अगर टी डिग्री सेल्सियस पे अगर अपन बात करें तो अपने को ये ग्राफ मिलती है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के जो अणु है वो उत्पादों में बदल गए हैं बेटा। ठीक है। यानी ये जो ग्राफ है वो है टी डिग्री सेल्सियस पे। और जब ताप में अपन 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं यानी T+10 डिग्री सेल्सियस, तब यहाँ से जो सक्रिय ऊर्जा है उसका मान घट जाएगा तो उत्पादों की संख्या बढ़ेगी बेटा। तो यहाँ से देखो किस प्रकार से ग्राफ मिलती है अपने को, उसकी ग्राफ ये आती है। तो ये ग्राफ जो है वो है T+10 डिग्री सेल्सियस। तो इस ग्राफ से क्या स्पष्ट है कि जो T डिग्री सेल्सियस ताप है उस पर जो आच्छादित क्षेत्र है, T+10 डिग्री सेल्सियस ताप का जो आच्छादित क्षेत्र है बेटा वो लगभग क्या है, 2 गुना है। लगभग क्या है, 2 गुना है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ताप कितना, 10 डिग्री सेल्सियस अगर अपन बढ़ा दे तो वेग स्थिरांक में लगभग क्या हो जाती है बेटा, 2 गुनी वृद्धि हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको एक्सप्लेन करना, ग्राफ बना के इसके बारे में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा न्यूमेरिकल पोर्शन से है। न्यूमेरिकल जो आंकिक पर्सन है, तो देखो न्यूमेरिकल पोर्शन से है तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ताप 350 से 400 केल्विन परिवर्तित करने पर, यानी अपन मान ले कि T1 है 350, तब उसका वेग स्थिरांक अपन मान लेते हैं K1 है। और ताप बढ़ाकर कितना हो गया बेटा, 400 केल्विन हो गया। तो जो वेग स्थिरांक है वो कितना गुना हो जाता है, 4 गुना। यानी अब जो K2 है वो K1 का 4 गुना हो जाएगा, यानी 4K1 हो जाएगा। ठीक है। तो सक्रिय ऊर्जा की गणना करनी है, यानी अपने को ए का मान ज्ञात करना है। आर का मान दिया हुआ है, log 4 का मान दिया हुआ है। तो आर्हेनियस के अनुसार एक गणितीय समीकरण बताया गया था बेटा, सक्रिय ऊर्जा ताप इनमें एक संबंध था। और वो समीकरण देखो क्या था, log K2/K1 इज इक्वल EA/2.303 R T2 - T1/T1 ये एक समीकरण था अपने पास। और इसमें अपने को देखो किसका मान निकालना है बेटा, ई ए का। सक्रिय ऊर्जा यही होती है और सबके मान दिए हुए हैं। तो देखना लोग K2, K2 कितना है, 4K1 है, 4 गुना हो जाता है। K1 को K1 ही लिख दो। ये अपने को ज्ञात करना है बटे 2.303। आर की वैल्यू दे रखी है बेटा क्वेश्चन में, देखो ये रही 8.314। T2 का मान दे रखा है 400 केल्विन। T1 का मान दे रखा है 350।
बटे क्या हो जाएगा 400 इंटू 350। ठीक है बेटा। K1 से K1 कैंसिल, log 4 का मान भी अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.6021। ये अपने को ज्ञात करना है बटे 2.303 इंटू 8.314। अब यहाँ देखो 400 में से 350 गए तो बेटा 50 बच गए बटे इसको लिख दो आप 35 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौके 20, 2 12, 2 14, 140, 0 0 0, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये 5 से भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 280। तो अब ये बराबर क्या आएगा अपने पास 0.6021 इंटू 2.303 इंटू 8.314 और इंटू 280। इन सबको आपको क्या करना है बेटा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ग्राफ में से पूछा हुआ है। किसकी ग्राफ है देखो, तो क्वेश्चन कह रहा है उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। इस कथन को अभिक्रिया निर्देशांक व ऊर्जा में वक्र बनाकर समझाइए। ठीक है बेटा, तो चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की अपन। एक मिनट। तो इसमें ग्राफ देखो किस प्रकार से है। ये ग्राफ है बेटा, एक तो अभिक्रिया निर्देशांक, अभिक्रिया निर्देशांक, ठीक है, और ऊर्जा के मध्य ग्राफ बताई हुई है। ठीक है, चलो जी बात करते हैं अपन। सबसे पहले उत्प्रेरक, तो अपन एक बार ग्राफ बनाते हैं। अपने को पता है कि ऊर्जा अभिकारक अणु में पहले से कुछ ना कुछ ऊर्जा विद्यमान होती है बेटा। ये यहां तक अपन मान लेते हैं यह अभिकारकों की ऊर्जा है। ये ऊर्जा है रिएक्टेंट, ER मान लेते हैं अभिकारक। ठीक है, और इन अभिकारकों को एक न्यूनतम ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, आपको पता हो। उस न्यूनतम ऊर्जा को ही क्या कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, जो कि इसको सक्रिय संकुल में बदलने के लिए जरूरी होती है। तो मान लो यहां से इसने एक न्यूनतम ऊर्जा ग्रहण की। ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो ऊर्जा है वो हो गई बेटा E A। कौन सी हो गई E A, सक्रिय ऊर्जा। और ये सक्रिय संकुल फिर उत्पाद में बदल जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये कह रहा है उत्प्रेरक, तो बताओ उत्प्रेरक की अगर उपस्थिति अपन लेंगे तो अभिक्रिया जल्दी होगी, यानी ये जो रास्ता है इसका ये कम तय करना पड़ेगा। तो यहां से इसकी ग्राफ अपन इस प्रकार से बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ हो जाएगी। तो अब देखो यहां से यहां तक क्या हुआ बेटा, सक्रिय ऊर्जा में कमी हो गई जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो इसको तो दर्शा दो आप, ग्राफ जो है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। ये तो है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, और ये ग्राफ है बेटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में। इस प्रकार से आपको इसको समझाना है। क्लियर? ये अपना हो गया अभिक्रिया निर्देशांक और ऊर्जा, और उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया के वेग पर। उसको अगर पूछता है तो ये क्वेश्चन अभी देखो आगे रिपीट भी हुआ है काफी बार, तो इसको आपको अच्छी तरह तैयार करना है देखो। तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। हम्म एक अभिक्रिया के लिए क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है बेटा, यानी R0 का मान दे रखा है 0.04 F। वेग स्थिरांक दे रखा है, वेग स्थिरांक दे रखा है 2.5 इंटू 10 की घात -4। तो अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात कीजिए बेटा, और इसकी इकाई दे रखी है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अर्धायु मतलब T1/2 अपने को ज्ञात करना है। लेकिन क्वेश्चन में इसने ये नहीं कहा कि ये प्रथम कोटि है कि या कि शून्य कोटि की है। सही है, तो इसका पता कहाँ से लगाएंगे, थोड़ा सा तो सोचने पे मजबूर करेगा ही।
तो बेटा यहाँ जो के की इकाई है, देखो इसके आधार पर अपन देखेंगे कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो ये इकाई जो होती है वो होती है किसकी, शून्य कोटि अभिक्रिया की बेटा। और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। T1/2 बराबर होता है R0/2K। क्लियर। R0 दे रखा है 0.4, टू के का मान भी दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो देखो बेटा 0.4 बटे इसको अपन गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 5, 10⁻⁻⁴ को ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो इसको अपन लिख देते हैं 4000/5, 5×40 यानी ये आ गया 800 सेकेंड। तो अर्धायुकाल कितना है बेटा, 800 सेकेंड। तो इस प्रकार से अपने को इसको हल करना है। ठीक है, तो करते हैं बात अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया वेग व वेग स्थिरांक में दो अंतर लिखिए। अभिक्रिया वेग, बिल्कुल, अभिक्रिया वेग और दूसरा है वेग स्थिरांक। दूसरा क्या है बेटा, वेग स्थिरांक। बिल्कुल समझना आपको इसको ध्यान से। वेग स्थिरांक को कैसे दर्शाते हैं, अभिक्रिया वेग को अपन जैसे dx/dt या dc/dt से भी दर्शा सकते हैं। इन दोनों में अंतर पूछ रहा है, तो चलो अभी बात करते हैं अपन अंतर की। तो देखो बेटा क्या कहता है, अभिक्रिया वेग क्या होता है बेटा, इकाई समय में, इकाई समय में अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में, उत्पादों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। बिल्कुल सही है, परिवर्तन को बोलते हैं। जबकि वेग स्थिरांक क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है बेटा कि जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद, कोई भी उत्पाद जैसे मान लो पी या अभिकारक को आर मान लेते हैं, इनकी सांद्रता इकाई हो तो जो अभिक्रिया का वेग आता है उसी को वेग स्थिरांक कहते हैं। ये वेग स्थिरांक हो गया, या विशिष्ट अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग जो है वो बेटा निर्भर करता है किसके ऊपर, सांद्रता पर, ताप पर, ठीक है, उत्प्रेरक पर, ठीक है, प्रकृति पर, इनकी अभिकारकों की प्रकृति पर। जबकि वेग स्थिरांक केवल ताप पर और स्टाइकियोमीतीय गुणांक पर ही निर्भर करता है। ये हो गया अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक की में अंतर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप 400 से 420 परिवर्तित करने पर प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 2 गुना बढ़ जाता है। तो अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिए। आर का मान दे रखा है, लोग का मान दे रखा है। तो अभी जब दूसरा क्वेश्चन किया था ना बेटा, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, तो ये आपको सोल्व करके देखना है, क्योंकि सारी चीजें दी हुई अभी समझाया था। T1 दे रखा है 400 केल्विन, तो वेग नियतांक क्या हो गया बेटा, K1। जब ताप बढ़ाकर कर दिया 420 तो ये कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, यानी K2 बराबर लिख देंगे 2K1। ठीक है, आर का मान दे रखा है, लोग का मान दे रखा है, सूत्र अभी बताया ही था आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हल करना है इसको। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को हल करके देखना है, क्योंकि उसी प्रकार का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया कोटि व अणुसंख्यता में दो अंतर। बिल्कुल, कोटि और अणुसंख्यता, कोटि और अणुसंख्यता में ये अंतर पूछ रहा है। तो कोटि क्या होती है बेटा, किसी भी अभिक्रिया में जो वेग व्यंजक पद होता है उसमें जो सांद्रता पदों की घातांक होती है उनका योग तो कोटि होता है। अणुसंख्यता क्या होती है, किसी भी अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं वो उसकी अणुसंख्यता कहलाती है। कोटि का मान शून्य हो सकता है, लेकिन अणुसंख्यता कभी भी शून्य नहीं होती है। ठीक है, तो ये दो अंतर आपको इसमें लिख देने हैं। फिर एक न्यूमेरिकल आ गया, फिर से देखो इस लेसन में न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया,
99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से 2 गुना होता है। ठीक है, तो चलो इसको बात करते हैं। पहले अपन बात करेंगे 99% की। तो इसके लिए अगर अपन बात करें तो देखो आर नोट बराबर मानेंगे 100, क्योंकि प्रतिशत दे रखा है। तो बताओ बेटा आर बराबर कितना आ जाएगा, 100 माइनस 99 यानी कि 1। तो पहले तो इसके लिए समय निकालेंगे, यानी टी 99 के लिए क्या होगा, सूत्र होता है 2.303 बटे के लोग 10 बेस और नोट अपॉन आर, ये सूत्र होता है बेटा। तो टी 99 बराबर 2.303 बटे के लोग 10 बेस, आर नोट का मान 100 और आर का मान 1। तो ये बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.303 बटे के लोग 10 बेस, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। अब जो पावर होती है बेटा वो अपने को पता है कहाँ जाएगी, आगे। तो 2 × 2.303 बटे के और log 10 का मान 1 होता है बेटा। तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा अपने पास टी 99, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट है कितने परसेंट में ना, 90%। तो देखो 90% की बात करें तो बताओ बेटा आर नॉट तो वही 100 मान लेंगे, लेकिन जो आर है वो कितना आएगा बताओ, 100 माइनस 90 बराबर 10। क्लियर। तो अब बताओ टी 90 के लिए वही सूत्र हो जाएगा 2.303 बटे के लोग 10 बेस, आर नोट कितना है 100 और आर कितना 10, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये लोग 10 बच गया बेटा। तो लोग 10 का मान 1 होता है। तो टी 90 बराबर क्या आ गया, 2.303 बटे के समीकरण नंबर 2। अब ये देखो समीकरण 1 व 2 से आप बताओ बेटा 1 व 2 से अगर अपन बात करें तो ये जो तो दे रखा है ना यहाँ, तो यही आ रहा है यहाँ पर, तो इसकी जगह अपन टी 90 लिख सकते हैं। तो बताओ टी 99 बराबर 2 × टी 90 हो गया क्या, टी 90 हो गया। यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम, हैंस प्रूफ हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया की अर्धायु किसे कहते हैं। ठीक है, प्रथम कोटि के वेग समीकरण से अर्धायु ज्ञात करने का सूत्र वितरित कीजिए। अर्धायु, अर्धायु होता है बेटा T1/2, है ना। किसे कहते हैं, किसी अभिकारकों की सांद्रता जो होती है, अगर प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जितना समय लगता है उसको अर्धायु कहते हैं। और अर्धायु का सूत्र व्युत्पत्ति करा रहा है, तो देखो बेटा के बराबर होता है अपने पास 2.303 बटे टी लोग आर नोट अपॉन आर। ठीक है बेटा, ये सूत्र होता है प्रथम कोटि के लिए। ठीक है, इससे अपने को अर्धायु का सूत्र निकालना है। तो अर्धायु क्या, कि समय जो है उसको अपन क्या मान ले, टी हाफ। कब मानेंगे, जब उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी बेटा, प्रारंभिक सांद्रता की आधी। ठीक है, तो ये मान आप रख दो ऊपर वाले सूत्र में। तो देखो 2.303 टी की जगह रख दिया अपन ने T1/2। ठीक है, और लोग 10 बेस, बताओ बेटा ऊपर तो आर नोट आ जाएगा और नीचे क्या रख देंगे, आर नोट बटे 2। बताओ आर नोट से आर नोट कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा। तो आप मेरे को ये बताओ 2.303 लोग 2 का मान पता है 0.3010 और बटे T1/2। T1/2 को इधर ले आओ। ठीक है, और इसको जब अपन गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 0.693 बटे के। और यही होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल का सूत्र। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है, व्युत्पत्ति करना है, डेरिवेशन आ गई अपने की। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है। शून्य कोटि व प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए बेटा। अब मैं आपको बता दूं, चाहे शून्य कोटि पूछ ले, चाहे प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी पूछ ले, उसके लिए वेग नियतांक की इकाई का एक सूत्र होता है के बराबर
मोल 1 माइनस डेल्टा एन लीटर डेल्टा एन माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स बेटा। जो डेल्टा एन है वो है कोटि, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ये प्रथम कोटि के लिए। तो प्रथम कोटि के लिए क्या होगा बेटा, तो चलो प्रथम कोटि की बात करते हैं। तो उसके लिए डेल्टा एन बराबर 1 मान लेंगे, तो मान रख दो उसमें, बस और कुछ ही नहीं करना है इसमें। देखो सीधा सा 1 - 1 लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स। तो बताओ के बराबर मोल 0 लीटर 0 सेकेंड इनवर्स। इनका मान 1 हो जाएगा तो अपने पास आ जाएगा सेकेंड इनवर्स बेटा। क्लियर। फिर कह रहा है शून्य कोटि के लिए निकालो। तो देखो शून्य कोटि के लिए देखो बेटा मान रखो मोल 1 - 0, क्योंकि डेल्टा एन 0 लेंगे शून्य कोटि के लिए, लीटर 0 - 1 सेकेंड इनवर्स। तो यहां से आ गया क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये शून्य कोटि के लिए हो गया बेटा। क्लियर। चलो फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। इस चैप्टर में क्या है, काफी ज्यादा क्वेश्चन है बेटा प्रीवियस ईयर के, क्योंकि ये ज्यादातर बेटा अथवा में क्वेश्चन आते हैं इसमें। अथवा का मतलब कि जैसे 3 क्वेश्चन ऊपर पूछ लिए, 3 नीचे पूछ लिए, इस प्रकार से क्वेश्चनों की संख्या इसमें ज्यादा है। और अप्रोक्स पूरा चैप्टर इसमें कवर है, पूरा चैप्टर इसमें कवर है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिल एसीटेट के जल अपघटन का उदाहरण लेकर छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाइए। बिल्कुल, एथिल एसीटेट CH3 COO C2H5 का जल अपघटन यानी जल से क्रिया करवाएंगे अम्लीय माध्यम में, तो ये बनाता है बेटा CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, छदम प्रथम कोटि किसे कहते हैं, पहले तो ये देखना है। इनकी कोटि एक से अधिक होती है बेटा, एक से अधिक कोटि होती है, लेकिन इन अभिक्रियाओं में होता क्या है कि जैसे ये 2 अभिकारक है, इनमें से एक अभिकारक की सांद्रता इतनी ज्यादा काम में नहीं आती है, यानी उसकी सांद्रता को अगर अपन परिवर्तित भी करें तो वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसकी सांद्रता को क्या मान लिया जाता है, नियत मान लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं इसके लिए वेग लिखना चाहूँ, वेग व्यंजक लिखना चाहूँ, तो ये हो जाएगा K डैश CH3COO C2H5 और H2O बेटा। और इस अभिक्रिया में जब H2O की सांद्रता को अपन बढ़ाते हैं तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना ही H2O की सांद्रता में कोई ज्यादा परिवर्तन होता है। तो यहां से K डैश और H2O की सांद्रता को अपन नियत मान के एक नए नियतांक से दर्शा देंगे K से। तो वेग बराबर आता है बेटा K CH3COO C2H5। तो केवल इसी की सांद्रता पे निर्भर करती है, और इसकी घात कितनी है 1, इसलिए इसको प्रथम कोटि नाम दिया गया है। और ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, छदम प्रथम कोटि की। इसका एक उदाहरण और है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो इसी का उदाहरण है, इक्षु शर्करा का प्रतिपन या प्रतिलोम। ठीक है, और इसके लिए वेग व्यंजक पूछ रहा है, तो ये लो भी H2 को नहीं लिखना बस आपको। तो इसके लिए हो जाएगा वेग बराबर K C12H22O11, इसी की तरह अपने को समझना है इसको। ठीक है, तो ये दोनों ही उदाहरण छठम प्रथम कोटि के होते हैं बेटा। ठीक है, चलो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट में चले हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा व अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य आलेख का चित्र बनाकर सक्रिय ऊर्जा पर उत्प्रेरक के प्रभाव को समझाइए। बिल्कुल समझा चुका बेटा मैं ऊपर आपको, बिल्कुल समझा चुका। ठीक है, ये पीछे आ चुका है तो रिपीट ही हुआ है। नेक्स्ट देखो फिर से न्यूमेरिकल है बेटा, अभिक्रिया ए से बी, एक अभिक्रिया है ए से बी। ठीक है, कि दर दोगुनी हो जाती है जब एक ही सांद्रता को 4 गुना बढ़ाया जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो जैसे मान लो R1 बराबर के, एक ही घात अपने को पता नहीं है, ये ज्ञात करना है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर सांद्रता को 4 गुना बढ़ा दिया, यानी के 4 A की पावर n कर देते हैं, तो 2 गुना हो जाता है वेग, यानी 2R1 कर देते हैं बेटा। इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं 2। समीकरण 1 में 2 में 1 का भाग दे दो, 2R1/R1 बराबर के 4 A n/के A की पावर n। बताओ R1 से R1, के से के, ए से ए काट दिया, तो यहां से अपने पास बचा 2 बराबर 4 की पावर n।
ये आधार है, इसकी पावर 1 है, तो इसको भी इसी के आधार के अनुसार चेंज कर लो। तो 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 2n। आधार बराबर है तो 2n बराबर 1 लिख सकते हैं, तो n बराबर आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब ये जो अभिक्रिया अपने है वो कौन सी कोटि की है बेटा? अर्ध कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी है? अर्ध कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है बेटा, चलो ये अपना क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक मिनट, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न अभिक्रियाओं की कोटि बताइए। कृत्रिम नाभिकीय क्षय, रेडियो एक्टिव जो अभिक्रियाएं होती है, चाहे वो कृत्रिम हो चाहे वो प्राकृतिक हो, वो प्रथम कोटि की होती है। बस यही लिखना था। एथीन का हाइड्रोजनीकरण, ये भी प्रथम कोटि की है बेटा। उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का प्लेटिनम सतह पर वियोजन तापीय अपघटन, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। और N2O5 का अपघटन, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है आधे आधे नंबर का, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। किसी अभिक्रिया की अर्धायु क्या है? अभी अभी बताया था बेटा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण से यह पुष्टि कीजिए कि अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं होती है। अभी अभी डेरिवेशन की थी, सेम वो का वही है। और लास्ट में अपने पास ये आ जाएगा बेटा। अब लिखना क्या है इसमें, आगे जो लिखना है वो समझना। आगे क्या कह रहा है? निर्भर नहीं करती है, तो बिल्कुल नहीं कर रही है। देखो अर्धायु काल, इधर कोई भी अभिकारकों की सांद्रता नहीं आ रही है, तो इससे सिद्ध होता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। किसी अभिक्रिया का अर्धायु क्या है? अभी बता दिया। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण से पुष्टि कीजिए कि इस अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। चलो ये अपन देखते हैं। शून्य कोटि के लिए जो के का मान आता है वो आता है बेटा आर नोट माइनस आर अपॉन टी। ये शून्य कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण होता है वेग नियतांक का। अर्धायु काल क्या, तो टी बराबर तो क्या लिख दिया अपन ने, T1/2। कब? जब उसकी जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाए बेटा? आधी हो जाए। ठीक है, तो बताओ के बराबर क्या लिख देंगे बेटा? आर नोट माइनस आर नोट बटे 2/T 1/2। T1/2 को आप इधर ले आओ बेटा। ठीक है, बराबर ये एक हो गया, ये आधा हो गया, और एक में से आधा गया तो आधा बचेगा बेटा, तो आर नोट अपॉन 2 के। ये सूत्र आता है शून्य कोटि की अर्धायु काल का। तो यहां से देखो सिद्ध भी हो रहा है। देखो बेटा T1/2 समानुपाती आ रहा है बेटा आर नोट के, तो अपन कह सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता की क्या होता है बेटा? समानुपाती। क्लियर, प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न अभिक्रियाओं की कोटि बताइए। निम्न अभिक्रियाओं की कोटि बतानी है बेटा, है ना। तो देखो प्राकृतिक नाभिकीय क्षय अभी आया था, प्रथम कोटि। ये प्रथम कोटि बेटा। एथीन का हाइड्रोजनीकरण प्रथम कोटि। N2O का अपघटन प्रथम कोटि। और स्वर्ण सतह पर HI का उसमें वियोजन, ये शून्य कोटि बेटा। ठीक है, इस प्रकार से बताना था। फिर 2015 में आते हैं। किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई सेकेंड इनवर्स है बेटा। क्या दे रखी है? सेकेंड इनवर्स। अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी अपन ने। कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो गई? प्रथम कोटि की बेटा। कौन सी कोटि की? प्रथम कोटि की। नेक्स्ट है अभिक्रिया 2A+B से बन रहा है उत्पाद, और ये कह रहा है कि इसके लिए अवकलज समीकरण लिखिए। तो बताओ बेटा, dC/dt अवकलज समीकरण हो गया के ए की पावर x और b की पावर y, ये इसका अवकलज समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल दे रखा बेटा 10 सेकेंड। तो वेग स्थिरांक याद करो। प्रथम कोटि के लिए अर्धायु काल का सूत्र 0.693/के। तो वेग स्थिरांक के बराबर 0.693, अर्धायु काल दे रखा है 10, तो ये आ गया बेटा 0.0693 सेकेंड इनवर्स। ठीक है बेटा,
ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सा। आपको अगर फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले में केवल आपको मान ही रखना है बेटा ना, और हल करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं ये अपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। आणविकता अभी अभी बताया था कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या उसकी आणविकता कहलाती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन आया था, तो वेग स्थिरांक में कितनी वृद्धि होती है, केवल इतना पूछ रहा है, तो लगभग 2 गुनी वृद्धि होती है बेटा। फिर है एक अभिक्रिया दे रखी है, लिख देता हूँ, इसमें थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा। KClO3 से MnO2 और KCl+O2। अभिक्रिया में MnO2 का क्या कार्य है, तो बेटा यहाँ MnO2 का कार्य है उत्प्रेरक का, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता दर्शाने वाला वितरण वक्र बनाइए। अपन ने इसी क्वेश्चन का है, इसी क्वेश्चन का है पढ़ा अपन ने, स्टार्टिंग में ग्राफ बनाई थी 10 डिग्री सेल्सियस, T+10 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन बेटा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, देखो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वेग नियम की परिभाषा लिखिए। कारक है बेटा, सांद्रता है, प्रकृति है, उत्प्रेरक है, ताप है। वेग नियम है किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र व्युत्पत्ति कीजिए बेटा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए देखो, जैसे मान लो R से P एक अपने पास शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसके लिए अपन बात करें एक बार, तो यहां से क्या हो जाएगा कि dR/T, ये माइनस हो गया, समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता की घात 0, ठीक है। जब इसको यहां से हटाएंगे अपन इस चिन्ह को, तो dR/dt बराबर KR0। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान होता है 1, तो R0 की घात 0 बराबर 1, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं हम, TR बराबर -KdT। ये हो गया समीकरण नंबर 1। क्या हो गया ये, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इस समीकरण 1 का करने पर समाकलन करेंगे अपन, क्या करेंगे बेटा, समाकलन। तो समाकलन करने पर देखना क्या, ये हो गया dr, और यहाँ आ गया -KdT, ठीक है बेटा। dx का समाकलन अक्स होता है, यानी यहाँ आ जाएगा r बराबर -KT+I। ये समीकरण नंबर हो गया, ठीक है। प्रारंभिक परिस्थितियां लागू करेंगे बेटा, इसमें प्रारंभिक परिस्थितियां लागू करेंगे, यानी T बराबर अगर 0 होगा तो जो R है सांद्रता, वो प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होगी, R0 की। तो समीकरण 2 में ये मान रख दो, तो बताओ R की जगह R0 आ गया, -K × 0 + I। तो I का मान आ गया अपने पास R0, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब इस I का मान आप समीकरण 2 में रखो बेटा, इस I का मान आप समीकरण 2 में रखो। देखो तो चलो 2 में रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, R बराबर -KT+R, ठीक है बेटा। तो -KT को इधर ले आओ तो +KT हो जाएगा, बराबर R0 - R। तो बताओ K बराबर क्या आया बेटा, R0 - R/T। ये जो समीकरण आया है ना अपने पास, इसी को कहते हैं क्या, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का समाकलित समीकरण बोलते हैं बेटा। इसी को क्या बोलते हैं, समाकलित समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये बात हुई इसकी। फिर अपन बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, सक्रिय ऊर्जा पर उत्प्रेरक के प्रभाव को दर्शाने वाला आरेख बनाइए। तो ये अपन कर चुके हैं पीछे, ठीक है। तो ये वहीं से आपको करना है।
श्वेतम प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, बता चुका मैं, इक्षु शर्करा का प्रतिलोमन, ये भी आ गया बेटा। फिर है प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दे रखा है, वेग स्थिरांक दे रखा है बेटा, 1 मिनट आपको ना। वेग स्थिरांक दे रखा है, यानी के का मान दे रखा है 5 × 10⁻⁻14 सेकंड इनवर्स बेटा। तो अर्धायु ज्ञात करनी है, तो प्रथम कोटि के लिए अर्धायु का सूत्र होता है T1/2, 0.693/K, और के का मान अपने को दे रखा है 0.693/5 × 10⁻⁻14। ये ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे बेटा, प्लस 0.693/5 × 10⁻14। ठीक है, तो 693/5 करके अपन इसको कर देते हैं 10⁻11, तो ये हो जाएगा बेटा 1। ठीक है, फिर 3 और 8.6 × 10⁻11, ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और भी इसको वैज्ञानिक संकेतन से आप लिख सकते हो, 1.38 × 10⁻13 भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है, चलो जी, ये तो बात हुई बेटा किसकी, न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्यनियस समीकरण के आधार पर लोग के व एक बटा टी के मध्य आलेख बनाइए बेटा। बिल्कुल, एक बटा टी और लोग के मध्य अगर आलेख बनाए अपन, तो इसमें एक ऋणात्मक ढाल प्राप्त होता है बेटा, इस प्रकार से। यानी जो स्लोप है, ढाल है, तो एक आर्यनियस समीकरण होता क्या अपने पास, वो होता है बेटा लोग के बराबर लोग ए माइनस ए अपॉन आर। ठीक है, 1/T और लोग के, तो स्लोप किसके बराबर होगा, -E/r के बराबर, और जो अंतःखंड होता है बेटा वो हो जाएगा लोग ए के बराबर। क्लियर बेटा, चलो ये क्वेश्चन हो गया अपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चनों को तैयार कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।